नमस्कार मित्रों, 29 एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर कोई दोस्त इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम सिंधु घाटी का पहले कुछ पढ़ चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस ओर बढ़ा, भारत में उसका विस्तार कितना है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता और कालक्रम व उसकी लिपि को पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे आज। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। तो हेडिंग लगा लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता हमने पहले पढ़ लिया था। इसकी पहले खोज किसने की, कब की और इसका पता किसने लगाया, पहला सर्वेक्षण किसने किया। आज पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर निर्माता के अंदर कौन कौन से प्राचीन समय के लोग थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आकर के विकसित हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के रूप में हम पढ़ेंगे। निर्माता के अंदर देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से 4 प्रजातियों का जो सहयोग रहा था, जिसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड व अल्पाइन, 4 जातियों का क्या रहा, सहयोग रहा। जिसमें अगर देखा जाए तो सर्वाधिक कौन सा, भूमध्य सागरीय लोग थे। तो इसके कई अलग अलग विद्वानों ने उसके अलग अलग निर्माता बताए हैं, उनका हम आज अध्ययन करेंगे। उनका कालक्रम देखेंगे, कब से कब तक सिंधु घाटी सभ्यता रही है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग समय बताया गया है। दूसरे नंबर आगे हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, यानी उन्होंने जो लेखनी कार्य हमें लिखित रूप में मिले लेकिन समझे नहीं गए, उसका बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरह की लिपि रही, कितने उसमें अक्षर थे, क्या उनका माप तोल रहा, उसका अध्ययन करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से 4 प्रजातियां थी, यानी इस घाटी के इस सभ्यता के लोगों में मुख्य रूप से 4 प्रजातियां सम्मिलित थी। इस सभ्यता के अंदर मुख्य रूप से 4 प्रजातियां सम्मिलित थी। कितनी प्रजातियां थी, 4 प्रजातियां सम्मिलित थी। कौन कौन सी थी, तो जिसमें लिखते हैं नंबर 1 प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कौन कौन सी जनजातियां शामिल थी। भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय प्रजाति, या आगे प्रजाति लिख दो, प्रजाति अगला 3 नंबर देखते हैं कौन सी प्रजाति थी, तो एक तीसरे नंबर की थी मंगोलाइड। मंगोलाइड प्रजाति। नंबर 3 अल्पाइन प्रजाति,
प्रजाति। पूछा जाता है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी प्रजातियां या कौन कौन सी जातियों के द्वारा यानी लोग थे, किस समूह के लोगों ने आकर के सिंधु घाटी सभ्यताओं का विकास किया। तो इसमें पूछा जाता है निम्नलिखित में से नहीं थी या निम्नलिखित में से थी। तो इसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय प्रजाति, मंगोलाइड प्रजाति व अल्पाइन प्रजाति। तो दोस्तों देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन चारों आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मुख्य रूप से 4 प्रजातियां थी, जिनमें सर्वाधिक लोग किस प्रजाति के थे? तो भूमध्य सागरीय लोग थे, सर्वाधिक थे। कौन से? सर्वाधिक कौन थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति। कई बार यूपीएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से 4 जातियों में सर्वाधिक किस जाति या प्रजाति के लोग थे, किस प्रजाति का समूह था? तो उसमें कौन सा रहेगा? भूमध्य सागरीय प्रजाति सर्वाधिक लोग थे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। और क्या क्या था? आगे देखते हैं कि इसमें अगर देखा जाए इन 4 प्रजातियों में सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना भूमध्य सागरीय है। क्वेश्चन आया हुआ है 2nd ग्रेड में और यूपीएससी के अंदर कि सर्वाधिक प्रजाति कौन सी थी? तो सर्वाधिक कौन सी रहेगी? भूमध्य सागरीय। और कौन सी है? तो अन्य में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड व अल्पाइन। आगे देखते हैं कि हड़प्पा के निर्माता मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो द्रविड़ लोग थे। कौन से थे? द्रविड़ थे। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता मुख्य रूप से, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मुख्य रूप से कौन थे? द्रविड़ थे। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता मुख्यतः कौन थे? मुख्यतः द्रविड़ थे। और ये द्रविड़ है जो अपने भारत के अंदर दक्षिणी भारत में यानी कर्क रेखा के दक्षिण में सर्वाधिक निवास करते हैं। और इनका संबंध अगर देखा जाए तो भूमध्य सागरीय जनजाति से है द्रविड़। और ये वर्तमान में सर्वाधिक द्रविड़ वर्तमान में सर्वाधिक दक्षिण भारत के निवासी है। द्रविड़ वर्तमान में सर्वाधिक कहाँ के? दक्षिण भारत के निवासी है। कहाँ के निवासी है? दक्षिण भारत के। क्वेश्चन प्रजातियों को लेकर आता है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक कौन से जाति के हैं? द्रविड़। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने भी क्या क्या है, अलग अलग सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया कि ये लोग इस क्षेत्र से आए थे और इन्हीं क्षेत्रों से उनका क्या हुआ? विकास हुआ है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे। ले लिया। आगे देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के रूप में अलग अलग मत दिए, यानी अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों का विचार प्रकट किया है। विद्वानों ने क्या कहा है कि इस क्षेत्र के अंदर आने वाले लोग थे अलग अलग थे। कई बार मिलान का क्वेश्चन आता है किस विद्वान के अनुसार कौन से लोग थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में आकर के सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया था, वहाँ आकर रहने लगे, सिंधु नदी के किनारे व उनकी सहायक नदियों के किनारे आकर रहने लगे और सिंधु घाटी सभ्यता का क्या किया? विकास किया। यानी भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार भिन्न विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता का विकास, भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार सिंधु
सभ्यता के निर्माता अलग अलग थे या भिन्न भिन्न थे, अलग अलग थे। यानी इन्होंने अलग अलग बताया, अलग अलग लोगों ने क्या किया, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया कि इस समय ये लोग थे जिन्होंने क्या किया, सिंधु सभ्यता का विकास किया था। तो इसमें देखते हैं, इधर तो लिखेंगे विद्वान और इधर लिखते हैं निर्माता। एक साइड विद्वान लिखेंगे, एक साइड है निर्माता लिखेंगे। जिसमें नंबर एक डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप व रामचंद्र के अनुसार कौन थे, इनके निर्माता आर्य थे। कौन थे? आर्य थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। नंबर 2 डीपी अग्रवाल व धर्मपाल के अनुसार, डीपी अग्रवाल व धर्मपाल व अमलानंद घोष, इन्होंने कहा है कि आर्य लोग सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो कौन थे? वो थे सोथी संस्कृति। कैसी संस्कृति? सोथी संस्कृति के लोग थे। कहाँ के लोग थे? सोथी संस्कृति के। ये एक प्रकार की संस्कृति थी। उस संस्कृति के अनुसार इन्होंने अलग अलग बताया। फिर कहा है कि राखलादास बनर्जी ने, नंबर 3 राखलादास बनर्जी ने इन्होंने बताया कि ये लोग थे, ये द्रविड़ थे। कौन थे? द्रविड़। राखलादास बनर्जी ने कहा कि ये लोग कौन थे? द्रविड़ थे। फिर है गॉर्डन चाइल्ड, नंबर 4 गार्डन चाइल्ड ने कहा कि ये जो लोग थे, ये सुमेरियन लोग थे। कौन थे? सुमेरियन। और सुमेरियन लोगों ने ही मेसोपोटामिया सभ्यता का क्या किया? विकास किया। तो सुमेरियन लोग कहाँ के थे? मेसोपोटामिया के थे। और फिर देखते हैं रोपिला थापर, नंबर 5 रोपिला थापर ने कहा कि ये जो लोग थे, ये ग्रामीण संस्कृति के थे। कहाँ के थे? ग्रामीण संस्कृति। किससे संबंधित? ग्रामीण संस्कृति से थे। तो देखो, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपना मत दिया कि ये लोग वहाँ के थे, अलग अलग क्षेत्रों के निवासी थे। जिसमें प्रथम विद्वान आता है अपने डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप व रामचंद्र। इन्होंने कहा कि ये कौन थे? आर्य थे। दोस्तों, कौन थे? आर्य थे। डीपी अग्रवाल व अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल व अमलानंद घोष। डीपी अग्रवाल को ही तो धर्मपाल कहते हैं। धर्मपाल अग्रवाल व अमलानंद घोष ने इनको कहा कि ये कौन है? सोती संस्कृति के लोग हैं। राखलादास बनर्जी ने क्या कहा है? तो राखलादास बनर्जी ने कहा ये लोग कहाँ के हैं? द्रविड़ है। और मैंने आपको लिखाया कि यहाँ आर्य सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, सर्वाधिक द्रविड़ थे जो दक्षिण भारत से थे। फिर है गॉर्डन चाइल्ड।
गॉर्डन चाइल्ड ने क्या कहा है कि ये सुमेरियन थे। सुमेरियन लोग कौन थे? मेसोपोटामिया के लोग। उन्होंने आकर के सिंधु घाटी सभ्यता का क्या किया? विकास किया। लेकिन रोपिला थापर ने कहा कि ये लोग ग्रामीण संस्कृति से थे। क्या पहले लोग अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते थे और ये आकर के सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी के पास एकत्रित हुए, निवास स्थान बनाया, कृषि कार्य किया और स्थायी निवास बनाए और नगरों का विकास किया। ये लोग पहले ग्रामीण थे। ये किसने कहा? रोपिला थापर ने कहा। तो दोस्तों ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। हाँ, आगे देखते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर कहाँ जो इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र के अंदर वर्तमान में ब्राहुई भाषा बोली जाती है। वो बलूचिस्तान में बोली जाती है, पाकिस्तान के, यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ब्राहुई भाषा बोली जाती है। ये भाषा प्राचीन समय में द्रविड़ लोगों की थी और यही द्रविड़ लोगों ने क्या किया? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। तो लिख लीजिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ब्राहुई भाषा बोली जाती है, जो पहले एक द्रविड़ लोगों की भाषा थी। पहले एक है द्रविड़ लोगों की भाषा थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता काल में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा थी। एक है प्रमुख भाषा थी। किस तरह की थी? द्रविड़ भाषा, जो मुख्य रूप से द्रविड़ लोगों के द्वारा ब्राहुई भाषा बोली जाती थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बोली जाती है। ये प्राचीन समय में सिंधु घाटी सभ्यता की एक भाषा थी और ये भाषा वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। हमारे भारत का जैसे राजस्थान है, वैसे पाकिस्तान का बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत है। तो कौन सी भाषा बोली जाती है वहाँ? ब्राहुई भाषा बोली जाती है। और यह ब्राहुई भाषा है जो किसकी भाषा है? द्रविड़ लोगों की भाषा है। और यही द्रविड़ भाषा है जो प्राचीन समय में सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख भाषा थी। कौन सी? ब्राहुई भाषा, जो वर्तमान में कहाँ बोली जाती है? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान है जो पाकिस्तान का पश्चिम का प्रांत है, सबसे बड़ा प्रांत है, ध्यान रखना। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर इसका विकास कब हुआ। इनके निर्माता मुख्य रूप से ये थे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ, अगला रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण काल। किस समय सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या रहा, कालक्रम क्या रहा, कब इसका विकास हुआ, कब इसका निर्माण हुआ, कब इसका पतन हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम, सिंधु घाटी सभ्यता का काल यानी समय, कब इसका विकास हुआ
किस समय इसका पतन हुआ। इसका अगर देखते हैं तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है कि इस समय इसका विकास हुआ और इस समय जाते इसका क्या हो गया, पतन हो गया। पतन के कारण भी देखेंगे, किस कारण इसका पतन हुआ। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के विकास को लेकर, सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के विकास व पतन को लेकर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, अलग अलग मत है। यानी उन्होंने क्या किया, सिंधु घाटी सभ्यताओं का लेकर के कि इस समय इसका विकास हुआ और इस समय चलते चलते इतने समय में इसका पतन हो गया है। तो अलग अलग लोगों ने इसका क्या बताया है, अलग अलग समय बताया है। किस तरह से बताया, तो पहला जो व्यक्ति आता हमारे, जो पहला ही जो व्यक्ति आता है, इन्होंने बताया कि इस समय इसका विकास हुआ। हम क्रम को लेके देखेंगे, याद रहेगा। नंबर 1, अलग अलग लोगों का अलग अलग राय है, किस समय किसका विकास हुआ देखते हैं। हाँ, यानी अलग अलग समय में देखते हैं कि नंबर 1 आता है माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने जो समय बताया है, ये इन्होंने बताया है 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व। इनका समय क्या रहा, 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। माधव स्वरूप वत्स ने कहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास है, इसका जो शुरुआत है, लोगों ने 3500 ईसा पूर्व आके रहने लगे और इसका जाते जाते 2700 ईसा पूर्व में इसका क्या हो गया, पतन हो गया। फिर नंबर 2 जॉन मार्शल, इन्होंने इनका जो समय बताया है, इधर लिखते हैं, पैंतीसों से लेकर 2700 ईसा पूर्व, 2700 ईसा पूर्व। जॉन मार्शल ने बताया कि 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व। जॉन मार्शल ने कौन सा समय बताया, 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं और किसने बताया। अगला है अर्नेस्ट मेके। इन्होंने कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये 2800 ईसा पूर्व आके बैठे और 2800 से लेकर के इनका जो कालक्रम रहा, ये रहा 2500 ईसा पूर्व। कितना रहा, 2500 ईसा पूर्व। इन्होंने कहा कि जो लोग थे 2800 ईसा पूर्व में आके रह गए और उसके बाद में इनका समय था क्या रह गया, अलग अलग रह गया। फिर आगे देखते हैं मार्टिन व्हीलर। नंबर 4 मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने जो समय बताया है, ये इन्होंने कहा कि 2800 से लेकर के 2300 ईसा पूर्व, 2800 से लेकर 2300 ईसा पूर्व। कौन सा समय रहा, 2800 से लेकर 2300 ईसा पूर्व तक का समय रहा है। और आगे देखते हैं कि और लोगों ने क्या कहा है
फिर देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी ने कहा है कि एनसीईआरटी ने इनका जो समय बताया वो अलग बताया है, और सबसे ज्यादा मान्य है अगर ये आ जाए, एनसीईआरटी ने इसका समय बताया, ये बताया है 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, 2500 से लेकर 2800 ईसा पूर्व। किसने बताया? एनसीईआरटी ने। फिर से देखते हैं, माधव स्वरूप वत्स ने 3500 से लेकर 2700 ईसा पूर्व, जॉन मार्शल ने 3250 से लेकर 2700 ईसा पूर्व, अर्नेस्ट मेके ने 2800 से लेकर 2500 ईसा पूर्व, मार्टिन व्हीलर ने 2800 से लेकर 2300 ईसा पूर्व, और एक मार्टिन ने अपने एक लेख में और कहा है कि इनका जो समय है वो समय और इन्होंने अलग बताया। कैसा? 2500 ईसा पूर्व से 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व। मार्टिन व्हीलर ने 2 समय बताए हैं। मार्टिन व्हीलर ने कहा है कि 2800 से लेकर 2300 ईसा पूर्व, या इनका समय रहा है 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व। फिर एनसीईआरटी ने क्या समय बताया कि एनसीईआरटी ने 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व का सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताया कि इतने समय के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो गया, और इस समय जाते जाते धीरे धीरे इसका क्या हो गया? पतन भी हो गया। आगे देखते हैं कि लोगों ने क्या कहा है। आगे देखते हैं कि 6 नंबर पे डीपी अग्रवाल व रोपिला थापर इन्होंने जो समय बताया है, इन्होंने कहा कि इनका जो समय है वो अलग है। कैसे? इन्होंने बताया है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के मध्य किसका समय रहा? सिंधु घाटी सभ्यता का समय रहा था। फिर एक है सीजे गेडे, यहां लिखते हैं सीजे गेडे। इनका जो समय रहा, इन्होंने बताया है 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। इन्होंने बताया है 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। तो इसमें देखा जाए तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय बताया। तो इसमें देखा जाए तो ये है जो वर्तमान का सर्वाधिक किसका? डीपी अग्रवाल व रोपिला थापर का। इन्होंने किस आधार पर बताया? तो ध्यान रखना, कार्बन रेडियो कार्बन 14 के अनुसार विश्लेषण करके समय का पता लगाया। यानी रोपिला थापर व डीपी अग्रवाल ने जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय बताया वो समय था 2350 से लेकर 1750। इसका जो विश्लेषण किया गया वो विश्लेषण किसके आधार पर? रेडियो कार्बन 14 के अनुसार विश्लेषण करके इसका समय का पता लगाया। और जॉन मार्शल का अगर देखा जाए तो इनका है कि सरगान मेसोपोटामिया में एक अभिलेख मिला था, उसमें समय क्या था? 3250 से 2700। तो इसके आगे लिख दो सरगान मेसोपोटामिया के अभिलेख के अनुसार
समय का पता लगाया। किसने? जॉन मार्शल ने जो लगाया सरगान मेसोपोटामिया के अंदर जो एक क्षेत्र अभिलेख मिला, उस अभिलेख के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था वो क्या था? 3250 से लेकर 2700 ईसा पूर्व था। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। ले लिया, इनका समय ज्ञात हो गया। इनके अंदर निर्माता के अंदर कौन लोग थे, इसका सर्वेक्षण किसने किया, इनका हमें देख लिया। आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लोगों के द्वारा किस तरह से लिखे गए साक्ष्य मिले, उन साक्ष्यों को क्यों नहीं पढ़ा गया, इसके बारे में लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, लिखित साक्ष्य किस रूप में मिले, किस तरह से क्या लिखे गए थे, इसको आज दिन तक क्यों नहीं पढ़ पाए गए, किस व्यक्ति ने इसका पहले पढ़ने का प्रयास किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लेखनी, लिखे गए लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की लिपि थी, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, चित्रात्मक थी। यानी इस सभ्यता की लिपि, इस सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी, लिपि थी। और यह लिपि या लेखनी दाईं से बाईं ओर लिखी गई थी। दाईं से बाईं ओर, कहां? दाईं से बाईं ओर, बाईं ओर लिखी गई थी। किस तरह से? देखे, यहां से शुरू करते हैं। वर्तमान में हम यूं यहां से शुरू करते हैं, लेकिन उस समय की लिपि थी यूं लिखी जाती थी, एक सांप की तरह। जब सांप चलता है ना इस तरह से, तो इस तरह की बाईं से दाईं ओर लिखी गई लिपि थी। और ये लिपि एक सर्पिलाकार थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि सर्पिलाकार थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सर्पिलाकार। कैसी थी? सर्पिलाकार लिपि थी। लिपि कैसी थी दोस्तों? सर्प के समान थी, सर्पिलाकार चलती थी, बाईं से दाएं यूं चला करती थी, बाईं से दाईं ओर चला करती थी, इसलिए कहते हैं सर्पिलाकार लिपि थी, सांप की तरह थी, चलने वाली थी। तो आगे देखते हैं कि इस लिपि के अंदर कुल कितने अक्षर थे। इस लिपि में जैसे अक्षर नहीं, मान के चलो चित्र थे, भाव चित्रात्मक थी, कि इस लिपि में मूलतः 64 चित्र थे। कितने थे? 64 चित्र चिन्ह थे। और इसमें अगर जो ज्ञात हो गए मूल रूप से कितने थे? 64 थे, जिसको कई बार लिखे गए थे। इसी तरह से इसमें लिखित चित्र थे, वो कितने थे? इसमें कुल ज्ञात चित्र 250 से 400 तक के मिले। कितने मिले? 250 से। अगर मूल पूछ लिया जाए तो कितने हैं? 64 थे।
64 मूलतः चित्र थे और जिसमें चित्रांकन जो चित्र किए गए थे, यानी कई चित्र कई बार लिखे गए थे, वो लिख करके जो हमें मूल चित्र मिले, वो ये जो ज्ञात चित्र मिले वो कितने मिले? 250 से लेकर 400 तक के जो चित्र मिले थे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। लिख लिया? आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लेखनी या लिपि थी, वो लिपि के नमूने सेलखड़ी की मुद्रा पर मिले थे। यानी इस सभ्यता की लिपि के नमूने हमें सेलखड़ी की मुद्रा पर मिले। इस सभ्यता की लिपि के नमूने सेलखड़ी की मुद्रा या मुहरें पर अंकित थी। किस पर? सेलखड़ी की। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का जो हमें नमूने मिले वो किस पर मिले? सेलखड़ी की मुद्राएं। सेलखड़ी की मुद्रा का मतलब है मिट्टी से निर्मित मुद्राओं पर इसका क्या मिला? साक्ष्य प्राप्त हुआ था। सेलखड़ी यानी मिट्टी की मुद्रा पर इनके नमूने मिले थे और जो अंकित है यानी उसमें लिखे गए थे कि इस तरह के चित्र मिले थे। और इसमें देखते हैं कि इस सभ्यता की लिपि में, इस सभ्यता की लिपि में सर्वाधिक चित्र किसके मिले? मछली के मिले। यानी किसके मिले थे? मछली पर ज्यादातर जो चित्र मिले वो मछली के थे। किस तरह के अगर लिखे गए तो देखते हैं कि जैसे अलग अलग रूप में लिखे गए थे। जैसे स्वास्तिक का चिन्ह है, आप मान के चलो यूं कोई भी एक चित्र बना लेते हैं, फिर उसके बाद में ऐसे चित्र मिले थे मछली के, फिर अलग अलग कोई चित्र मिले। यानी इस तरह के चित्र मिले थे, लिखे गए यूं थे। इस तरह से यूं लिखे गए थे। पहले इस लाइन से यूं लिखे गए थे, बाएं से दाएं की ओर लिखे गए थे, फिर वापस यूं लिखे गए थे। सर्वाधिक चित्र किसके मिले? मछली के मिले थे। याद रखना कि कई बार क्वेश्चन आ गए सिंधु घाटी सभ्यता में जो चित्र मिले वो सर्वाधिक किसके चित्र मिले थे? मछली के चित्र मिले थे। हमें कहीं पर स्वास्तिक के भी चित्रों के अंकन मिला था कि इस समय स्वास्तिक के चिन्हों का भी हमें क्या मिला? साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं और आगे। ले लिया? अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लोगों के पास माप तोल के भी क्या थे? कार्य थे कि किस तरह से माप तोल करते हैं। हम जैसे वर्तमान में किलोग्राम के अंदर करते हैं, भाई वजन देखते हैं कि किलोग्राम के अनुसार इतने किलो का है, ग्राम के अनुसार देखते हैं, टन के अनुसार देखते हैं। तो उस समय लोगों के पास माप तोल, मानकीकृत माप तोल थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि में क्या थी? मानव के द्वारा अंकित किए गए मानकीकृत माप तोल। तो लिख दीजिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में, इस घाटी में या इस घाटी सभ्यता में, इस सभ्यता में मानकीकृत माप तोल अंकित था। कैसा था? मानकीकृत माप तोल अंकित था। और यह मानकीकृत माप तोल था वो 16 के गुणज में था। यह माप तोल
मापतोल 16 के अनुपात में था। 16 के अनुपात में था। किस अनुपात में? 16 के अनुपात में था। 16 के अनुपात में कैसे? तो देखते हैं 16, फिर देखते हैं 32, फिर उसके बाद में 64। इस तरह से अगर अनुपात देखते हैं तो 16 के अनुपात में था, 16 के गुणज में था। यानी जिसमें 16 का भाग जाता है उनके अनुपात में सिंधु घाटी सभ्यता के मानकीकृत मापतोल था। वर्तमान में हम देखते हैं 100 ग्राम, यानी 10 के गुणज में है। इसी तरह से देखा जाए तो उस समय 16 के गुणज में था। किसके गुणज में? 16 के गुणज में। आप देखो कि भाई 640 कोई ग्राम इतने अनुपात में था, तो इसको अगर छोटी वस्तु देखनी हो तो किस तरह की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर दशमलव प्रणाली अंकित थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में मापतोल के लिए, मापतोल के लिए दशमलव प्रणाली विकसित थी। दशमलव प्रणाली विकसित थी। यानी इसमें दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया गया। जैसे आज हम कुछ भी करते हैं, कोई मापतोल करते हैं तो उसमें क्या है? दशमलव प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से उस समय भी दशमलव प्रणाली अंकित थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर निम्नलिखित में से मापतोल के लिए प्रणाली अंकित थी। कौन सी प्रणाली? दशमलव प्रणाली अंकित थी। यानी हम किसी के बीच में पॉइंट लगाते हैं, क्या भाई देखो कोई भाग है 16 के अनुपात में तो पॉइंट इधर लगा दो, फिर अगला है 332 है तो इसका पॉइंट लगा दो। तो इस तरह की मापतोल दशमलव प्रणाली पर अंकित थी, जिसके हमें कई साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से मिले सीप जो एक मापतोल की प्रणाली थी, और लोथल से मिले हाथी के दांत के नमूने मिले जो एक लंबाई मापने का नमूना था। तो इसी तरह से हम आगे देखेंगे किस किस स्थान से, कौन से स्थल से कौन से माप की प्रणाली मिली थी। तो दोस्तों आज हम हैं सिंधु घाटी सभ्यता के 3 पॉइंट किए हैं। उनके निर्माता कौन है, उसका कालक्रम कौन सा है, और उनकी लिपि व मापतोल क्या प्रणाली क्या थी। तो धन्यवाद दोस्तों। आगे कल अगले वाले जो क्लास में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, उन स्थलों के बारे में देखेंगे। क्या उस स्थल से क्या क्या प्राप्त हुआ, क्या उस स्थल की विशेषता रही, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अगर किसी ने अपने YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।